हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 342 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारी 343 पार्ट है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और आपको इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की चर्चा करते हुए इस नीति को समग्रता से लागू करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालें। आपने उत्तर लिखा है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 प्रणाली को लागू किया गया है। साथ ही तकनीकी ज्ञान, बच्चों में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, दिव्यांग बच्चों को तकनीक शिक्षा से जोड़ना आदि शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान निम्न है। सकल नामांकन अनुपात की 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में सुधार किया गया। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जैसे 1 वर्ष बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री, 4 वर्षों के बाद शीघ्र के साथ स्नातक डिग्री हो जाएगी। अर्थात उपरोक्त शिक्षा नीति 2020 को समग्रता से लागू करने में आने वाली चुनौतियां निम्न हैं। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा में खर्च करने की बात है, जो आज भी वर्तमान स्थिति को देखते हुए लागू कर पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत पहले से जीडीपी का 6% शिक्षा में खर्च की बात हो रही, जो लागू नहीं हो पाई। और वर्तमान समय की कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया है। प्राइवेट कॉलेज संस्थान में सरकार की नई शिक्षा नीति को लागू करवाना चुनौती में बड़ी की मात्रा में पूर्ण कार्य है, क्योंकि निजी में आपको यहाँ पे आपको छोटी की मात्रा यहाँ आएगी, ठीक है, बड़ी की मात्रा जा में आएगी। आप लोग चिंता मत करिए। 10 जून से आने वाले मतलब 8 दिन बाद हम आप लोगों के लिए सुलेख की कोशिश करेंगे। मतलब 25 वर्ड डेली आप लोगों को कराया करेंगे आंसर राइटिंग कह रहा हूँ अलग से, जो कि हिंदी वर्तनी सुधार से रिलेटेड होगा। उसमें डेली 25 वर्ड आपको मिलेंगे और वो 25 वर्ड ऐसे ही हुआ करेंगे कि निजी को आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जैसे एक वर्ड और मैंने अभी देखा था, चुनौतीपूर्ण को आपको कैसे लिखना है। तो आप लोग क्या करिएगा, एक अलग से डायरी बना लीजिएगा, उसमें ये वर्ड रोज लिखा करिएगा। तो धीरे धीरे आपकी पूरी की पूरी वर्तनी सुधर जाएगी और हिंदी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और कई सारे ऐसे वर्ड आपको दिया करेंगे पर्यायवाची से रिलेटेड, जो आपकी हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए अभी, क्योंकि हम जिस सिस्टम पे उसको वर्क करना है वो सिस्टम अभी आ रहा है, बहुत दूर है। कोविड-19 की वजह से उसकी डिलीवरी रुकी हुई है। तो यह है कि 2-3 दिन में वो आ जाएगा, 3-4 दिन में उसको हम सीख जाएंगे कि उसको कैसे वर्क करना है, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपकी हिंदी भी सही करा देंगे। शिक्षण संस्थान का एक अलग नियम है। शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी कि गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के बच्चे इतना खर्च नहीं कर पाते हैं कि वे उच्च शिक्षा के स्तर को छू पाएँ। इस कारण बच्चे बेरोजगार रह जाते हैं, बीच में ही पढ़ाई दूर हो जाती है और उच्च शिक्षा केवल कुछ जिद्दी बच्चे और अमीर बच्चे ही प्राप्त कर पाते हैं। बड़ी अच्छी लाइन है कि उच्च शिक्षा कुछ जिद्दी बच्चे, हो सकता है आपने जिद्द में पढ़ाई की हो, इसलिए आप ऐसी लाइन लिख रही हैं। निष्कर्षतः नई शिक्षा नीति 2020 में सरकार की किसी भी कीमत में 6% जीडीपी का खर्च करना चाहिए और प्राथमिक स्तर में बच्चों को ऐसी शिक्षा तकनीकी युक्त होनी चाहिए, बच्चे जॉब खोजने वाले, जॉब देने वाले बन जाए ताकि बेरोजगारी घटेगी इत्यादि। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है, लेकिन जो उत्तर आपने लिखा ना, वास्तव में पूरा उत्तर आपका मौलिक है। ऐसा ही उत्तर लिखना चाहिए। मौलिक का मतलब देखिए, ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपकी अंदर से निकला। मौलिक का मतलब ये होता है कि आपने अलग अलग जगह से खोज कर उन पॉइंट्स को समसामयिक से ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। मतलब आपने हमारे एक भी पॉइंट नहीं लिए, बहुत अच्छी बात है कि अपने ही सारे पॉइंट डाले, लेकिन हमारे कुछ पॉइंट आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि बात यह है ना प्रोविजंस की, उच्च शिक्षा से संबंधित प्रोविजंस की। तो वो पॉइंट आप अगर नहीं डालेंगे तो अधूरा सा थोड़ा लगेगा, ठीक है। हालांकि आपने कुछ पॉइंट डाले हैं, लेकिन कुछ पॉइंट आपको और डालने हैं। दूसरी बात क्या है कि जो आपने इतना बड़ा ये लिख दिया ना, इसको इतना बड़ा मत लिखिए।
आपको बस इतना ही लिख देना है कि स्नातक पाठ्यक्रम में सुधार किया गया है, ठीक है, पहले की अपेक्षा अब कम वर्षों में। इतनी लाइनें आपको बचानी है। यही चीज़ तो कहा जाता है, यूपीएससी कहती है कि आप हिंदी में अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखें। अनेक का मतलब इतने ढेर सारे शब्दों की जगह पे आप एक शब्द लिखते हैं, क्योंकि आप उसको भी पता है आपका 150 वर्ड का आंसर है, और उसमें अगर 25 वर्ड केवल एक ही प्रोविजन पे खपा देंगे तो नंबर थोड़ा ना फिर आप आगे गेन कर पाएंगे। ठीक, तो आपको इसको सॉर्ट करना है। तीसरी बात क्या है, आपको ये जैसे 1 2 3 पॉइंट लिखा है ना, तो इन पॉइंट्स को हटा दीजिए। आप रोमन को कब यूज किया करिए, सेकेंड स्टेप पे, मतलब फर्स्ट स्टेप पे आप न्यूमेरिक नंबर उपयोग किया करिए। ठीक है, अगर आप दूसरे में अगर बता रही हैं पॉइंट वहाँ पे एक ही क्वेश्चन में, तब आप वहाँ पे रोमन का उपयोग किया करिए। ठीक है, तब आपका उत्तर काफ़ी डेकोरेट लगेगा, काफ़ी बेहतरीन लगेगा और आपको भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये काम आप कर सकती हैं। एक और बात यहाँ पे जो बताना चाहता हूँ वो ये कि जैसे आपने 3 पॉइंट यहाँ लिखे हैं, फिर आपने इसको शुरू कर दिया, तो अभी यहाँ पे 2-3 पॉइंट और डालिए। जैसे भारत में जो विदेशी जो कह सकते हो कैंपस, उनको ओपन करने की बात आ रही है। ठीक है, आप इसको बता सकती हैं। आप ये भी बता सकती हैं कि इसके तहत ये भी प्रोविज़न किया गया है जो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए है, उसे आप बता दीजिए। इसमें आप ये भी बता सकती हैं कि किस तरीके से बच्चे बीच में अपना कोर्स छोड़ भी सकते हैं। हालांकि आपने यहाँ पे बताया है इस जगह को, लेकिन उसको टर्मिनोलॉजी में डालिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, और उस टर्मिनोलॉजी का अगर आप उपयोग कर लेंगी तो ये जो इतना ज़्यादा आपने डिटेल में बताया ना, ये शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक, तो आप ये बता दीजिए। और जो ही आपने यहाँ पे विदेशी की बात की, तो होगा क्या कि ये प्रोविज़न आपने बताए, अब आप यहाँ पे बता दीजिए उपयुक्त प्रोविज़न तो काफ़ी अच्छे हैं, किंतु इनको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं जो कि निम्नवत हैं। ऐसे कंजंक्शन उपयोग किया जाता है कि उपयुक्त जो प्रावधान हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, किंतु इनको समग्रतापूर्ण लागू करने में भी कई सारी चुनौतियाँ विद्यमान हैं जो कि निम्नवत हैं। अब आप बता दीजिए कि इसके लिए एक उचित जीडीपी का बजट, या कहें कि बजट आवंटन उतना उचित नहीं, या सॉरी बजट आवंटन उतना उपयुक्त नहीं है जितना कि किया जाना चाहिए। ठीक है, इतना ही लिखना है, डिटेल नहीं बताना है पूरा। ठीक, दूसरा नंबर कि प्राइवेट कॉलेजों में इस शिक्षा नीति को लागू कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तीसरा पॉइंट कि विदेशी कैंपस ओपन हो जाने से भारतीय जो शिक्षक हैं वो उसमें पढ़ाने लगेंगे। तीसरा पॉइंट, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, शिक्षा व्यवस्था काफ़ी महंगी हो जाएगी, जिसमें गरीब वर्ग और निम्न वर्ग या मध्य वर्ग के व्यक्ति को वहन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बातें और समझाना चाहता हूँ। आप जब भी ऐसे आंसर लिखा करें ना, तो ऐसे आंसर में जाति सूचक या वर्ग सूचक बातें न लिखा करें, क्योंकि शिक्षा जाति सूचक या वर्ग सूचक नहीं होती। ठीक है ना, आप जब ये वर्ड लिख देती हैं ना कि दलित और पिछड़े वर्ग, ये चीज़ें जो हो जाती हैं ये शो नहीं करती। ये एक तरीके से जानती हो क्या शो कर देती हैं, ये शो कर देती हैं कि आप ये मानकर ही चलते हो कि दलित हो या पिछड़े वर्ग के लोग हों वो शिक्षा को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मतलब इससे एक चीज़ एग्जामिनर के माइंड में ये जाती है कि आज भी आपको यही यकीन है कि दलित और पिछड़े वर्ग शिक्षा नहीं अफोर्ड कर पाते, है ना, और यहाँ गलत डायमेंशन चला जाता है। तो आपको हर जगह पे चीज़ें नहीं डालनी, पॉजिटिव एंगल रखना। जैसे भारत सरकार क्या कहती है अब कि हमने जितने भी लोग हैं, दलित हों या पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनको हम ऊपर ला रहे धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन अब हम बार बार उसी चीज़ को रोना रोएंगे, ठीक है, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप ना इमोशनली अच्छे इंसान नहीं हो। मतलब आप प्रॉब्लम में वर्ग को इंटरफेयर कर देते हो, आप प्रॉब्लम में जाति को सूचित कर देते हो। जैसे जब भी आप देखेंगे कुछ राजनीतिक पार्टियां, जब भी कोई बात आएगी, हिंदुत्व की बात आएगी, तो एक विशेष वर्ग की बात की जाती है। तो वो नहीं करना है, एग्जामिनर को बड़ा खराब लगता है। तो आपको यहाँ पे ये नहीं बताना, आपको यहाँ पे जब भी उपयोग करेंगे ना, शिक्षा व्यवस्था महंगी है, तो शिक्षा व्यवस्था महंगी में केवल 2 वर्ड आते हैं। किन पे इम्पेक्ट पड़ेगा, मध्य वर्ग पे और निम्न वर्ग पे। बाकी पिछड़ा वर्ग कौन है, गरीब में सब हो गए कॉमन। तो इसलिए ऐसे वर्ड उपयोग किया करिए कि जो सार्वभौमिक हो, यानी कि जिस पर सबकी एक राय हो। नहीं तो इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर को, अब आप सोचिए, सपोज करो अगर कोई दलित यूपीएससी का आंसर यही चेक कर रहा हो, तो वो कहेगा भाई कितना झूठ बोलती हो आप, हम यहाँ यूपीएससी के एग्जामिनर बने बैठे हैं और आप ऐसा कह रही हो, है ना। तो ये चीज़ें नहीं करना है आपको।
वो ये शब्द मतलब निगेटिव भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव भी डाल सकते हैं, और वैसे भी ये वर्ड ही नहीं यूज करना है। मतलब ना तो गरीब, ना तो पिछड़ा वर्ग और ना ही दलित, ठीक है, ये वर्ड नहीं यूज करने हैं। आपको नॉर्मल किताबों में मिल जाएगा और यूज करने वाले यूज करते रहते हैं, आंसर चेक करने वाले चेक करवाते रहते हैं। लेकिन आप जब इथिक्स हमारे साथ पढ़ेंगे ना 6 जून से, तब आप समझ जाएंगे कि वास्तव में दूसरों की भावना को समझना है, हमें सामने जो आंसर चेक कर रहा है उसको समझना है ना, उस पर निगेटिव इम्पैक्ट हमारे किसी भी कार्य से ना जाए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। तो आप इसको हटा देंगे। फिर आप यहाँ पे इतने सारे पॉइंट बता दिए, उसका क्रॉस क्वेश्चन हो गया, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट और बताइए, दक्षिण भारतीय राज्यों की समस्या कि वो त्रिभाषी जो फार्मूला है उसको लेकर शंका में है, ठीक। अब आपने जब ये बता दिया गया, जब आपने ये चीज़ें बता दी, मतलब उसको पॉइंट बता दिया, इसको पॉइंट बता दिया, तब आप बताइए कि उपरोक्त चुनौतियों को दूर करने के लिए हालांकि सरकार ने केंद्र व राज्य संबंधों पर काफ़ी अच्छे से डिबेट और डिस्कस किया है, शिक्षा मंत्रियों ने इस पर काफ़ी सुझाव मांगे हैं, अतः सरकार को समन्वयकारी सहयोग के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ इस शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि इसमें किसी भी वर्ग या किसी भी समुदाय या किसी भी राज्य को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न वहन करनी पड़े। तभी हम भारत में बेरोजगारी की समस्या को समाप्त कर सकेंगे, भारत के शिक्षा स्तर को विश्व के इस शिक्षा स्तर के तुलनात्मक रूप से समकक्ष ला पाएंगे, और तभी हम भारत में साक्षरता की न केवल दर को बढ़ा पाएंगे बल्कि साक्षरता में गुणवत्ता को भी बढ़ा पाएंगे। ऐसे आपको अपना उत्तर लिख देना है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, एक एक लाइन हमने आपकी एनालिसिस किया है और कैसे किन किन वर्डों को आपको अवॉइड करना है। आगे से कोशिश करिएगा कि ऐसी गलतियां ना हो, तो आपका उत्तर और बेहतर से और बेहतर होता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए नए आंसर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहिए।